साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस कोचिंग संस्था के द्वारा जो न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर प्रोवाइड किया जाता है उसको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला टॉपिक है कि उच्चतम न्यायालय ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों ईडब्ल्यूएस के आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। देखिए, उच्चतम न्यायालय ने 3:2 के बहुमत से 3-2 के बहुमत से जो है 103वें संविधान संशोधन की वैधता को बरकरार रखा है। मतलब ये जो संविधान पीठ थी वो 5 जज की संविधान पीठ थी, जिसमें से 3 जजों ने ईडब्ल्यूएस के पक्ष में फैसला दिया है, जबकि 2 ने जो है इसके विपक्ष में फैसला दिया था। तो इस प्रकार से 3-2 के बहुमत से जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण थी इसकी संवैधानिकता को बरकरार रखा गया है। यहाँ आपको याद करने की क्या जरूरत है कि जो ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया है ये किस संविधान संशोधन, मतलब किस नंबर के संविधान संशोधन के माध्यम से दिया गया है, तो 103वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो 103वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? ईडब्ल्यूएस से संबंधित है। इस संशोधन के द्वारा शिक्षा और सरकारी नौकरियों में सामान्य वर्ग आबादी में ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया है। इस संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सा आर्टिकल जोड़ा गया है इसको भी आपको याद रखना है। 15(6) आर्टिकल 15(6) या अनुच्छेद 15(6) और अनुच्छेद 16(6) को जोड़ा गया है। इस संशोधन को इस आधार पर चुनौती दी गई थी कि यह संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है। अब यहाँ आपको याद रखना है कि शीर्ष न्यायालय ने केशवानंद भारती केस जो कि 1973 का है, इसमें मूल ढांचे के सिद्धांत को दिया था। तो ये प्रश्न पूछा जाए कि मूल ढांचे के सिद्धांत किस केस में पहली बार आता है, तो केशवानंद भारती मामले में आता है। इसके तहत न्यायालय ने निर्णय दिया था कि संविधान के कुछ पहलुओं का उल्लंघन नहीं किया जा सकता है और न ही उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। जो अभी ईडब्ल्यूएस का मुद्दा था, इसमें इस निर्णय से कई प्रमुख मुद्दों के समाधान में मदद मिलेगी। किन मुद्दों में? तो उन मुद्दे देख लेते हैं। पहला है कि क्या केवल आर्थिक मानदंडों के आधार पर आरक्षण दिया जा सकता है? तो निर्णय में क्या कहा गया? निर्णय में कहा गया है केवल आर्थिक मानदंडों पर आधारित आरक्षण संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता है। दूसरा, क्या SC, ST, SEBC और OBC को इस आरक्षण से बाहर रखना भेदभावपूर्ण है? तो निर्णय में कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस को एक अलग वर्ग मानना उचित होगा। इसके अतिरिक्त असमानों के साथ समान व्यवहार करना संविधान के तहत समानता के सिद्धांत का उल्लंघन होगा। तीसरा पॉइंट, क्या ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण कोटा की 50% की सीमा का उल्लंघन कर सकता है? तो निर्णय में कहा गया कि 50% की सीमा जो है वो पिछड़े वर्गों के लिए है, वो पिछड़े वर्गों के लिए है। इसे पूर्ण रूप से अलग वर्ग को आरक्षण देने के लिए बढ़ा दिया गया है। इस वर्ग में ईडब्ल्यूएस भी शामिल है। अगला है पॉइंट, क्या निजी कॉलेजों को ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने के लिए बाध्य किया जा सकता है? तो निर्णय में कहा गया है कि निजी संस्थानों में आरक्षण मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है, इसलिए आरक्षण देने से इनकार नहीं किया जा सकता, मतलब देने के लिए बाध्य किया जा सकता है। देखिए, आगे बात करते हैं। जलवायु परिवर्तन पर पक्षकारों के सम्मेलन COP27 में सभी के लिए पूर्व चेतावनी कार्य योजना या इंग्लिश में कहें तो एक्शन प्लान फॉर अर्ली वार्निंग फॉर ऑल का अनावरण किया गया है। तो कहां पर किया गया है? COP27 जो UNFCCC का जो कार्यक्रम है उसमें। और ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो मिस्र में इसका आयोजन किया जा रहा है। ठीक है, तो देखिए, विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने कार्यकारी कार्य योजना 2023-27 प्रस्तुत की है। कार्यकारी कार्य योजना 2023-27 प्रस्तुत की है। यह कार्य योजना सार्वभौमिक आपदा जोखिम संबंधी ज्ञान में वृद्धि के लिए प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करती है। साथ ही इस पहचान कार्य में सहयोग के लिए इस कार्य योजना में आवश्यक प्राथमिक कार्रवाइयों की रूपरेखा भी दी गई है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने 5 वर्षों के भीतर प्रत्येक व्यक्ति के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली अर्ली वार्निंग सिस्टम द्वारा सुरक्षा सुनिश्चित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। इस कार्य योजना में इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आवश्यक कार्रवाई का भी उल्लेख किया गया है। अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है ईडब्ल्यूएस, ये तूफान, सुनामी आदि जैसे प्रमुख विपदाओं के घटित होने से पहले सचेत करता है। इससे होने वाली जनसंपदा हानि को कम किया जा सकता है। यह कार्य योजना आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडई फ्रेमवर्क की कड़ी है। इसी अनुरूप इसमें वर्ष 2023 और 2027 के बीच चार मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है के लिए 3.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के लक्षित निवेश की मांग की गई है। अब ये जो 4 आपके
मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम है वो इस प्रकार से है। पहला देखिए, आपदा जोखिम ज्ञान के संबंध में, तो व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्रित करना, इसके तहत क्या है, व्यवस्थित रूप से डेटा एकत्रित करना और जोखिम का आकलन करना। इससे होगा क्या, किन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, क्या समुदायों को विपदाओं और अपनी सुविधाओं की बेहतर जानकारी है, इन विपदाओं और सुविधाओं के पैटर्न व रुझान क्या है, क्या विपदाओं से जुड़े मानचित्र और डेटा व्यापक रूप से उपलब्ध है। तो इन चीज़ों को एड्रेस इस आपदा जोखिम ज्ञान के माध्यम से किया जाएगा। दूसरा है विपदाओं का पता लगाना और उनका अवलोकन, निगरानी, विश्लेषण व पूर्वानुमान करना, विपदाओं की निगरानी और पूर्व चेतावनी सेवाएं विकसित करना। इसके तहत किन प्रश्नों को एड्रेस किया जाएगा, क्या सही मापदंडों की निगरानी की जा रही है, क्या पूर्वानुमान करने का कोई ठोस वैज्ञानिक आधार है, क्या सटीक और समय पर चेतावनियां जारी की जा सकती हैं। तीसरा जो है वो है चेतावनी प्रसार और संचार के संबंध में, विपदा की जानकारी और प्रारंभिक चेतावनियों को संचालित करना इसका कार्य है। इसके तहत किन प्रश्नों को एड्रेस किया जाएगा, तो वो है क्या चेतावनियां उन सभी तक पहुंचती हैं जो खतरे में हैं, क्या खतरे और चेतावनियों को समझा गया है, क्या चेतावनी संबंधी जानकारी स्पष्ट रूप से उपयोग करने योग्य है। चौथा है तैयारी और प्रतिक्रिया देने की क्षमताएं के संबंध में, तो इसमें राष्ट्रीय और सामुदायिक क्षमताओं का निर्माण करना शामिल है। और इसके तहत जिन प्रश्नों को एड्रेस करना है उन प्रश्नों को देखें, तो क्या प्रतिक्रिया योजनाएं अपडेटेड हैं और इनका परीक्षण किया गया है। दूसरा, क्या स्थानीय क्षमताओं और ज्ञान का उपयोग किया जाता है, क्या लोग चेतावनियों पर प्रतिक्रिया करने के लिए तैयार हैं। अब आगे बढ़ते हैं इसमें, तो देखिए सभी के लिए प्रारंभिक चेतावनी का महत्व क्या है। एक्शन प्लान फॉर अर्ली वार्निंग फॉर ऑल, तो देखिए इसका महत्व यह है, पहला, मानव जनित जलवायु परिवर्तन और अधिक चरम मौसम की घटनाओं के कारण आपदाओं की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। दूसरा, विकासशील देशों में ऐसी प्रणालियों पर केवल $800 मिलियन के खर्च से प्रतिवर्ष जो है 3 से लेकर के $16 बिलियन के नुकसान से बचा जा सकता है और इस तरह यह आर्थिक लाभ प्रदान करती है। तीसरा पॉइंट, नुकसान में कमी करती है यह, ऐसा इसलिए क्योंकि एक आने वाली विपदा के समय से केवल 24 घंटे पहले दी गई सूचना होने वाली हानि को 30% तक कम कर सकती है। वहीं चौथा पॉइंट है, विश्व के लगभग आधे देशों में MHEWS अर्थात मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम जैसा सुरक्षा तंत्र नहीं है। विकासशील देशों में आपदाओं के विरुद्ध सुरक्षा की स्थिति और भी कमजोर है। आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोग बात करें COP27 सम्मेलन के दौरान भारत जो है वो मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट MAC मैक पहल में शामिल हुआ है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा भारत किसमें शामिल हुआ है, मैक पहल में। और मैक पहल है क्या, देखिए मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट जो है ये संयुक्त अरब अमीरात, नाम याद रखिएगा, संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया की साझेदारी में शुरू किया गया है। इसका लक्ष्य मैग्रोव वनों के संरक्षण और पुनर्स्थापन को बढ़ाना और तेज करना है। इस पहल में ऑस्ट्रेलिया, जापान, स्पेन और श्रीलंका इस पहल में के अन्य सदस्य हैं। अब भारत भी इसमें शामिल हो गया है। मैग्रोव के बारे में बात करें तो मैग्रोव जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए प्रकृति आधारित समाधान के रूप में कार्य करते हैं। इस पहल का उद्देश्य मैग्रोव की इस भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। मैग्रोव के बारे में और अन्य बातें देखें तो मैग्रोव जो है लवण सहिष्णु पादप समुदाय है। ये समुद्री और स्थलीय पर्यावरण के बीच संक्रमण स्थलों पर विकसित होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय अंतर ज्वारीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इनके विकास के लिए अनुकूल स्थितियां क्या हैं, अधिक वर्षा कितनी 1000 से 3000 मिलीमीटर के बीच, तापमान 26 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच और जड़ों को स्थिरता प्रदान करने के लिए पर्याप्त तलछट युक्त जल, शांत जल। मैग्रोव कई तरह की पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं। कैसे, जैसे लकड़ी के लिए तो मैग्रोव का घनत्व इसे इमारती लकड़ी और ईंधन का एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाता है। वहीं आजीविका के संबंध में मैग्रोव वाले क्षेत्रों के आसपास लगभग 120 मिलियन लोग रहते हैं। देखिए मैग्रोव पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं डॉलर में देखें तो 33,000 से लेकर $57,000 प्रति हेक्टेयर प्रतिवर्ष, और इस तरह के कितने हैं 14 मिलियन हेक्टेयर मैग्रोव वन है। तो उनका प्रतिवर्ष मिलाएंगे तो ये इसकी मौद्रिक वैल्यू कितनी हो जाती है, $800 बिलियन तक की परिसंपत्तियों का सृजन होता है प्रत्येक वर्ष। जलवायु विनियमन के संबंध में भी यह लाभदायक है। कैसे, मृदा में कार्बन भंडारण की बेहतर क्षमता के कारण मैग्रोव की कार्बन भंडारण क्षमता उष्णकटिबंधीय उच्च भूमि वनों की तुलना में 3 से लेकर 5 गुना अधिक होती है। वैश्विक मैग्रोव की वार्षिक हानि से उतनी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित होती है जितनी ऑस्ट्रेलिया प्रतिवर्ष उत्सर्जित करता है। मत्स्यन के क्षेत्र में तो मैग्रोव पारिस्थितिकी तंत्र में
3000 से अधिक मछली या मछली प्रजातियां पाई जाती है। अगला है पर्यटन। तो देखिए दुनिया भर में 2000 से अधिक मैंग्रोव से जुड़े आकर्षण केंद्र हैं। इनमें नौका पर्यटन, बोर्डवॉक, कयाकिंग और मत्स्यन शामिल है। जल शुद्धि का काम भी करता है यह। 2 से 5 हेक्टेयर वाला मैंग्रोव क्षेत्र 1 हेक्टेयर जलीय कृषि के अपशिष्ट का उपचार कर सकता है। तटीय सुरक्षा के बारे में देखें तो तटीय सुरक्षा के लिए मैंग्रोव का पुनर्स्थापन करना ब्रेक वाटर जैसे ग्रे इंफ्रास्ट्रक्चर की तुलना में 5 गुना अधिक लागत प्रभावी पड़ता है। ये आगे चलते हैं। देखिए मैंग्रोव के संरक्षण के लिए जो भारत ने जो इनिशिएटिव उठाए हैं या इनिशिएटिव लिए हैं उनकी बात करें तो मैंग्रोव और मूंगा चट्टानों कोरल रीफ के संरक्षण एवं प्रबंधन पर राष्ट्रीय तटीय मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना शुरू की गई है। तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ अधिसूचित करके विनियामक उपायों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। और वहीं गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के तटीय हिस्सों के लिए एकीकृत तटीय क्षेत्र प्रबंधन परियोजना शुरू की गई है। कहाँ के लिए? गुजरात, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे है COP27 में संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने ग्रीन वॉशिंग के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का आह्वान किया है। तो यहाँ हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि ग्रीन वॉशिंग क्या होती है। ये टर्म पहले पूछा गया है, अब फिर से चर्चा में तो पूछा जा सकता है इस पर प्रश्न। ध्यान रखिए ग्रीन वॉशिंग क्या है। इसको आगे देखते हैं। UN के महासचिव ने संयुक्त राष्ट्र के विशेषज्ञ समूह की एक रिपोर्ट जारी होने के बाद उपयुक्त आह्वान किया है। इस रिपोर्ट में गैर राज्य अभिकर्ताओं द्वारा अपनाई जा रही ग्रीन वॉशिंग रणनीति और उनके कमजोर नेट जीरो संकल्पों की आलोचना की गई है। पेरिस समझौते जो कि 2015 में हुआ था के बाद से कई गैर राज्य अभिकर्ता पर्यावरण संबंधी चिंताओं को दर्शाने के लिए नेट जीरो का संकल्प ले रहे हैं। नेट जीरो एक ऐसी स्थिति है जिसमें वायुमंडल में जितनी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होगी, ग्रीन हाउस गैस की उतनी ही मात्रा वायुमंडल से निकालकर संतुलन स्थापित किया जाएगा। ठीक है। ग्रीन वॉशिंग शब्दावली को वर्ष 1986 में जे वेस्टरवेल्ड ने प्रस्तुत किया था। ग्रीन वॉशिंग किसी कंपनी या संगठन द्वारा पर्यटन के अनुकूल कार्य करने का दिखावा करना है। क्या है ये? तो किसी कंपनी या संगठन द्वारा पर्यावरण के अनुकूल कार्य करने का दिखावा करना है क्योंकि वास्तव में उसकी गतिविधियां पर्यावरण को प्रदूषित करती हैं। ग्रीन वॉशिंग कई रूपों में प्रचलित है, जैसे फीबिंग, झूठ बोलना, ऐसे पर्यावरणीय दावे करना जो केवल झूठे हैं, कोई साक्ष्य नहीं देना, ऐसे पर्यावरणीय दावे करना जिनकी पुष्टि नहीं की जा सकती, दुष्प्रभावों को छुपाना, केवल किसी एक पर्यावरणीय गुण को आधार बनाकर किसी उत्पाद को ग्रीन बताना, अप्रासंगिकता, ऐसी सामग्री या पद्धति का उपयोग करने से बचने का दावा करना जो पहले से ही गैर कानूनी या गैर मानकीकृत है, कम बुराई वाला होना, पर्यावरण को हानि पहुंचाने वाले उत्पाद पर पर्यावरण के प्रति अनुकूल होने का लेबल लगाना, अस्पष्टता, संचालन और सामग्रियों के बारे में जानबूझकर विशेष जानकारी देने से बचना। ये सब आपका आता है किसके तहत? ग्रीन वॉशिंग के तहत आते हैं। ये ग्रीन वॉशिंग के ही अलग अलग रूप हैं। देखिए संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ समूह की सिफारिशें क्या हैं? तो पहला है पर्यावरण के लिए हानिकारक गतिविधियों को छिपाने के लिए नेट जीरो संकल्प लेने से बचा जाना चाहिए। ऐसा कोई भी संकल्प जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र के अंतर सरकारी पैनल परिदृश्यों के अनुरूप होने चाहिए। ऐसे संकल्पों में वर्ष 2025 से शुरू करते हुए प्रत्येक 5 वर्षों के लिए अंतरिम लक्ष्य होना चाहिए। दूसरा, संक्रमण संबंधी योजनाओं के इस बारे में विस्तृत विवरण होना चाहिए। संक्रमण संबंधी योजनाओं में इस बारे में विस्तृत विवरण होना चाहिए कि उन्हें कैसे बनाया जा रहा है। साथ ही ये संक्रमण से गुजर रहे जीवाश्म ईंधन उद्योगों और क्षेत्रों में प्रभावित होने वाले श्रमिकों की जरूरतों को कैसे पूरा करेंगे। किए गए वादे जवाबदेहीपूर्ण और पारदर्शी होने चाहिए। इसके लिए प्रगति रिपोर्ट का मानकीकरण किया जाना चाहिए। सरकारों को उचित और नेट जीरो भविष्य की ओर संक्रमण हेतु सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करना चाहिए या करने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। आगे बात करते हैं आर्द्रभूमियों पर रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों के 14वें सम्मेलन COP14 के तहत वुहान घोषणा की शुरुआत की गई या वुहान घोषणा को अपनाया गया। देखिए रामसर कन्वेंशन एक अंतर सरकारी संधि है। इस संधि को वर्ष 1971 में अपनाया गया था। कहाँ पर? ईरान के शहर रामसर में। यह संधि आर्द्रभूमियों के संरक्षण और उनके संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रूपरेखा प्रदान करती है। आर्द्रभूमियों को ऐसे
किसी भी भू क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया जाता है जो मौसमी या स्थायी रूप से जलमग्न रहता है। उदाहरण के लिए झीलें, जलभृत और दलदली भूमि, मैंग्रोव, पीठभूमि, ज्वार नदमुख, प्रवाल भित्तियां इत्यादि। इसमें अगला है, वुहान घोषणा के अंतर्गत दुनिया भर की आर्द्र भूमियों के संरक्षण, पुनर्स्थापन, प्रबंधन और सदुपयोग को बढ़ावा देने के लिए व्यवहारिक उपायों को अपनाने का आह्वान किया गया है। वुहान घोषणा की जो प्रमुख प्राथमिकताएं हैं उनको देखें तो पहला है वैश्विक स्तर पर आर्द्र भूमि के नुकसान को रोकने और उसे उलटने के उपाय करना, घरेलू कानून योजनाओं और सतत विकास लक्ष्यों एसडीजी के कार्यान्वयन में योगदान देने के लिए आर्द्र भूमियों को राष्ट्रीय कार्रवाई में शामिल करना, नागरिक समाज के हितधारकों, अकादमिक और निजी क्षेत्र के साथ साझेदारी स्थापित करके आर्द्र भूमियों के लिए रणनीतिक लक्ष्यों प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को परिभाषित करना। जलवायु परिवर्तन प्रभाव के संबंध, जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूलन और आपदा जोखिम में कमी के लिए प्रकृति आधारित समाधान के रूप में स्वस्थ आर्द्र भूमि पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व को रेखांकित करना। इसके अलावा COP14 में एक अन्य रिपोर्ट भी प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि रामसर स्थलों की सूची में शामिल 75% आर्द्र भूमियों के संबंध में जो जानकारी वह पुरानी हो चुकी है। रामसर कन्वेंशन के पक्षकारों को प्रत्येक 6 वर्ष में कम से कम एक बार अपने रामसर स्थलों के संबंध में जानकारी को अपडेट करने की आवश्यकता होती है। भारत में 6 रामसर स्थल जिसमें से केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का है और लोकटक झील मणिपुर की जानकारी को भी अपडेट किए जाने की आवश्यकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है जनगणना संबंधी डेटाबेस और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सीआईआई के रूप में अधिसूचित किया गया है। देखिए, इस अधिसूचना का अर्थ है कि निम्नलिखित से संबंधित डेटा में किसी भी तरह के छेड़छाड़ या बिना प्राधिकृत पहुंच के मामले में 10 साल तक के कारावास की सजा दी जाएगी। किस किस मामले में? जनगणना के एप्लीकेशंस एनपीआर डेटाबेस और भारत के रजिस्ट्रार जनरल आरजीआई के डेटा सेंटर्स में यदि कोई छेड़छाड़ की जाती है तो देखिए, क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को महत्वपूर्ण अवसंरचना के रूप में जाना जाता है। यह एक भौतिक या साइबर आधारित प्रणाली है। इस प्रणाली की अक्षमता या इसके नुकसान से राष्ट्रीय सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, लोक स्वास्थ्य या रक्षा ढांचे को हानि हो सकती है। साइबर सूचना प्रौद्योगिकी आईटी अधिनियम 2008 में संशोधन होता है कि धारा 70 के तहत सीआईआई की घोषणा करती है। ठीक है, सीआईआई के समक्ष प्रमुख खतरे क्या हैं? तो प्राकृतिक खतरे जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया इत्यादि, मानव जनित खतरे, आतंकवाद, आर्थिक जासूसी आदि, दुर्घटना, पावर ग्रिड, सुरक्षा प्रणाली की विफलता इत्यादि। सीआईआई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर के समक्ष प्रमुख खतरे क्या है वो देख लिए कि सुरक्षा के लिए क्या उपाय किए गए हैं भारत के द्वारा। तो पहला है राष्ट्रीय महत्वपूर्ण सूचना अवसंरचना संरक्षण केंद्र NCIIPC। तो यह सीआईआई क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर की सुरक्षा के लिए सभी उपाय करने हेतु एक नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया दल CERT इन, यह कंप्यूटर साक्ष्य संबंधी घटनाओं पर प्रतिक्रियात्मक कदम उठाने वाली नोडल एजेंसी है। तीसरा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा समन्वयक NCSC, यह साइबर सुरक्षा मामलों के लिए राष्ट्रीय स्तर पर अलग अलग एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित करता है। चौथा, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति 2013, इसका उद्देश्य एक सुरक्षित और लचीला साइबर स्पेस बनाना है। अन्य चीज़ों को देखते हुए सुर्खियों में रहें, यह है G20 के संबंध में जो 2023 में भारत में होना है। तो देखिए, प्रधानमंत्री ने G20 अध्यक्षता के लिए लोगो, थीम और व्यवसाय का और अनावरण किया। लोगो क्या है? G20 का लोगो भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरित, इसमें भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वी को जोड़ा गया है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है। थीम क्या है इसका विषय वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य महाउपनिषद से लिया गया है। यह थीम लाइफ, पर्यावरण के प्रति जीवन शैली पर भी प्रकाश डालती है। ध्यान रखिएगा, इसी थीम क्या है? एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य, वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर है। ठीक है, वेबसाइट www.G20 इनके नाम से शुभारंभ किया गया है। G20 की स्थापना वर्ष 1999 में की गई थी। इसे एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्रियों
और केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों के लिए एक मंच के रूप में स्थापित किया गया था। G20 सदस्य जो हैं वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के लगभग 85% और वैश्विक व्यापार के 75% से अधिक का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगला है इसमें इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस के बारे में। तो देखिए, स्पेन और सेनेगल के नेतृत्व में 30 देशों और 20 संगठन IDRA इंटरनेशनल ड्रॉट रेजिलियंस अलायंस लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। IDRA को जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के 27वें पक्षकारों के सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया है। और ध्यान रखिएगा कि भारत इस IDRA का हिस्सा नहीं है। यह गठबंधन एक सहयोगी मंच के रूप में कार्य करेगा। यह मंच सूखारोधी गतिविधियों को बढ़ाने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति को उत्प्रेरित करेगा और लक्षित कार्यों के लिए संसाधन जुटाएगा। वर्ष 2000 के बाद से बार बार होने वाली सूखे की घटनाओं में 29% की वृद्धि हुई है। सूखे से प्रतिवर्ष लगभग 55 मिलियन लोग प्रभावित होते हैं। यह गठबंधन पूर्व चेतावनी प्रणालियों के सार्वभौमिक कवरेज को प्राप्त करने के लिए विश्व मौसम विज्ञान संगठन जैसे अन्य मंचों के साथ भी सहयोग करेगा। आगे बात करते हैं मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव MGI महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। यह हाल ही में MGI 2022 के शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है। यह जो है सऊदी अरब के नेतृत्व में जलवायु पर एक क्षेत्रीय वार्ता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा किसके है ये, सऊदी अरब। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। अभी हमने थोड़ी देर पहले जो है मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट की बात की थी, जो COP27 सम्मेलन के दौरान इसको जिसमें भारत शामिल हुआ है। तो जो आपका मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट है उसमें कौन शामिल है, संयुक्त अरब अमीरात शामिल है। संयुक्त अरब अमीरात और इंडोनेशिया की साझेदारी में प्रारंभ है। जबकि जो MGI है यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सऊदी अरब है। दोनों संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब में कंफ्यूज नहीं होना है। जो MAC था मैग्रोव अलायंस फॉर क्लाइमेट, वो किसकी साझेदारी में शुरू हुआ था, तो संयुक्त अरब अमीरात की साझेदारी चालू होता। जबकि जो MGI है मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव, ये सऊदी अरब के नेतृत्व में जलवायु पर एक क्षेत्रीय वार्ता है। इसे वर्ष 2021 में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य मध्य पूर्व, उत्तरी अफ्रीका क्षेत्र और इसके बाहर के देशों को एक साथ लाना है। MGI के बारे में बात करें और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव के बारे में, तो क्षेत्रीय हाइड्रोकार्बन उत्पादन से कार्बन उत्सर्जन को 60% से अधिक तक कम करना, मध्य पूर्व क्षेत्र में 50 बिलियन वृक्ष लगाना और 200 मिलियन हेक्टेयर निम्नलिखित भूमि के बराबर क्षेत्र का पुनरुद्धार करना। यह वैश्विक कार्बन स्तर को 2.5% तक कम करने में मदद कर सकता है। आगे बात करते हैं भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण के बारे में। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण MTSI किया है। तो यह जो भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण है, इसके तहत उन मातृभाषाओं का सर्वेक्षण किया जाता है जो 2 या 2 से अधिक जनगणना दशकों में निरंतर प्रचलित रही हैं। और भारतीय मातृभाषा सर्वेक्षण ऐसी भाषाओं की भाषाई विशेषता का विश्लेषण भी किया जाता है इसमें। वर्ष 2011 की भाषाई जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में मातृभाषा के रूप में 19,500 से अधिक भाषाएं या बोलियां बोली जाती हैं। हिंदी सबसे व्यापक रूप से बोली जाने वाली मातृभाषा। यह देश की 43.6% आबादी हिंदी को अपनी मातृभाषा मानती है। प्रारंभ द बिगिनिंग मिशन के बारे में बात करें तो देखिए, प्रारंभ जो है ये हैदराबाद स्थित अंतरिक्ष स्टार्टअप स्काई रूट एरोस्पेस का प्रथम मिशन है। इसे श्रीहरिकोटा में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के लॉन्च पैड से प्रक्षेपित किया जाएगा। इस प्रक्षेपण के बाद स्काई रूट एरोस्पेस अंतरिक्ष में किसी रॉकेट को लॉन्च करने वाली भारत की पहली निजी अंतरिक्ष यान कंपनी बन जाएगी। इस रॉकेट को विक्रम S रॉकेट नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? विक्रम S रॉकेट नाम दिया गया। विक्रम S रॉकेट जो है एक सिंगल स्टेज उप कक्षीय प्रक्षेपण यान है। देखिए, उपकक्षीय उड़ानें वह हैं जो कक्षीय वेग की तुलना में धीमी गति से गमन करती हैं। इसका अर्थ है कि ये ऐसे वाहनों में बाह्य अंतरिक्ष तक पहुंचने के लिए पर्याप्त गति होती है, लेकिन पृथ्वी के चारों ओर कक्षा में स्थिर रहने के लिए पर्याप्त गति नहीं होती है। आगे बात करते हैं स्पेस के बारे में। स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक
कैरेक्टराइजेशन एंड इवैल्यूएशन, जिसे शॉर्ट में स्पेस कहते हैं। तो स्पेस एक अत्याधुनिक परीक्षण और मूल्यांकन सुविधा है। इसे भारतीय नौसेना द्वारा उपयोग की जाने वाली सोनार प्रणालियों के लिए विकसित किया गया है। इसका विकास डीआरडीओ ने किया है। सोनार जो है इसका पूरा नाम है साउंड नेविगेशन फॉर रेजिंग, साउंड नेविगेशन और रेजिंग समुद्र के अन्वेषण तथा मानचित्रण में सहायक है। समुद्र के अन्वेषण तथा मानचित्रण में सहायक है। इसका कारण यह है कि ध्वनि तरंगे राडार और प्रकाश तरंगों की तुलना में जल में अधिक दूर तक जाती हैं। तो ये फैक्ट याद रखिएगा कि ध्वनि तरंगे जो होती हैं वो राडार और प्रकाश तरंगों की तुलना में समुद्र में अधिक गहरे तक जाती हैं। स्पेस दुनिया में अपनी तरह की एक अनूठी सुविधा है। स्पेस जो है दुनिया में अपनी तरह की एक अनूठी सुविधा है। इस सुविधा की विशेषता विशेष रूप से डिजाइन किए गए सबमर्सिबल प्लेटफॉर्म में निहित है। इस प्लेटफॉर्म को 100 मीटर की गहराई तक उतारा जा सकता है। स्पेस को उपयोग मुख्य रूप से सोनार प्रणालियों के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। इससे जो है सेंसर और ट्रांसमॉड्यूलर जैसे वैज्ञानिक पैकेजों को त्वरित तैनाती तथा आसान रिकवरी संभव हो सकेगी। आगे बात करते हैं प्रयोगशाला में विकसित रक्त के बारे में। तो यूनाइटेड किंगडम के शोधकर्ताओं ने, कहाँ के शोधकर्ताओं ने? यूनाइटेड किंगडम अर्थात लंदन के या ब्रिटेन के शोधकर्ताओं ने प्रयोगशाला में विकसित रक्त को लोगों को चढ़ाया है। यह इस तरह का पहला क्लिनिकल प्रयोग है। यूनाइटेड किंगडम में रक्त का निर्माण कैसे किया गया या प्रयोगशाला में रक्त का निर्माण कैसे किया गया? तो इस प्रक्रिया में एक पॉइंट रक्त लगभग 470 मिलीमीटर के सामान्य दान के साथ शुरू होती है, मतलब ओरिजिनल खून लिया जाता है इतना। और इस प्रक्रिया में लचीली स्टेम कोशिकाओं को बाहर निकालने के लिए मैग्नेटिक बीड्स का उपयोग किया जाता है। ये स्टेम कोशिकाएं लाल रक्त कोशिका के रूप में विकसित होने में सक्षम होती हैं। इन स्टेम कोशिकाओं को प्रयोगशालाओं में बड़ी संख्या में बढ़ने के लिए उत्प्रेरित किया जाता है। तत्पश्चात स्टेम कोशिकाओं को लाल रक्त कोशिकाओं के साथ विकसित होने के लिए निर्देशित किया जाता है। महत्वपूर्ण देखिए, अति दुर्लभ रक्त समूहों के निर्माण में सहायक है। यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण है जो नियमित रक्त आदान या ब्लड ट्रांसफ्यूजन पर निर्भर होते हैं, जैसे जो किडनी के मरीज होते हैं इत्यादि। ब्लड मून की बात करते हैं तो भारत के कई हिस्सों में ब्लड मून की घटना देखने को मिली। ब्लड मून को आमतौर पर पूर्ण चंद्र ग्रहण कहते हैं। क्या कहते हैं? पूर्ण चंद्र ग्रहण के रूप में जाना जाता है। यह घटना तब देखने को मिलती है जब चंद्रमा पृथ्वी की छाया के सबसे अंधेरे हिस्से से गुजरता है, जिसे अम्ब्रा कहा जाता है। इसके लाल रंग के कारण इसे ब्लड मून कहा जाता है। चंद्र ग्रहण के अन्य प्रकार हैं आंशिक चंद्र ग्रहण। जब चंद्रमा का केवल एक हिस्सा पृथ्वी की छाया में प्रवेश करता है तो इसे आंशिक चंद्र ग्रहण कहते हैं। पेनुब्रल जो है चंद्र ग्रहण, ये क्या है? जब चंद्रमा पर पृथ्वी की वास्तविक छाया ना पड़कर केवल उसका एक उपछाया पड़ रही हो, आभासी छाया पड़ रही हो, तो ये होता है। आगे बढ़ते हैं, इक्वेटोरियल गिनी के बारे में बात करते हैं। इसकी राजधानी क्या है? मलावी है। ठीक है, मलावी या मलाबो जो भी कह लो। हाल ही में ये आप देखेंगे स्थित कहाँ है, तो ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है और यहीं पर है आपका ये छोटा सा देश। इसके पश्चिमी किनारा इसका आर्कटिक सागर से जुड़ा हुआ है, जबकि पूर्वी किनारा हिंद महासागर से। तो यहाँ पर है आपका क्या? इक्वेटोरियल गिनी है। ठीक है, इधर गैबोन है, इधर कैमरून है। तो देखिए इस पोत पर 16 भारतीय नाविक मौजूद हैं। केरल के मुख्यमंत्री ने उन भारतीय नाविकों को मुक्त कराने के लिए प्रधानमंत्री से मदद मांगी है। इक्वेटोरियल गिनी अफ्रीका के पश्चिमी तट पर एक छोटा उष्णकटिबंधीय देश है। इसमें बायको सहित 5 द्वीप हैं। इसकी राजधानी मलाबो भी बायको द्वीप पर स्थित है। इसकी मुख्य भूमि को रियो मुनी के नाम से जाना जाता है। राजनीतिक सीमाओं की बात करें तो यह बिजाफ्रा की खाड़ी अटलांटिक महासागर से सटा हुआ है। यह कैमरून और गैबोन, ये है ना, कैमरून इधर है, गैबोन इधर है, कैमरून और गैबोन के साथ अपनी भूमि सीमा साझा करता है। यह नाइजीरिया तथा साओ टोम और प्रिंसिपे के साथ अपनी समुद्री सीमा साझा करता है। भौगोलिक विशेषताओं में इसकी प्रमुख नदी कौन सी है? ओल नदी है। और उच्चतम बिंदु कौन सा है? पिको बेसिल है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।